नमस्कार, मिड डे मुद्दा में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 17 दिसंबर से शुरू हो रहा है। कहने को तो यह 5 दिन का सत्र है, लेकिन इस दौरान कांग्रेस बीजेपी ने अपने अपने स्तर पर एक दूसरे को घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। बीजेपी ने अपनी पहली आपत्ति सत्र की अवधि को लेकर दर्ज कराई है। वहीं पवई से अपने विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता को लेकर भी सदन में मौका छोड़ने को तैयार नहीं है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने किसान कर्ज माफ़ी, बिजली बिल, कन्या विवाह सहित आपदा पीड़ित किसानों से जुड़े सरकार के फैसलों को लेकर अपने विधायकों को तैयार रहने के लिए कहा है। वहीं कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी बीजेपी सरकार के खिलाफ मामले और आंकड़े जुटा रही है। ऐसे में कांग्रेस भी अब अपने विधायकों और मंत्रियों को होमवर्क देने जा रही है। झाबुआ की जीत के बाद उत्साहित कांग्रेस ने अब शीतकालीन सत्र की तैयारियां शुरू कर दी है। इस दौरान कांग्रेस हर मौके को भुनाना चाह रही है। यही कारण है कि कांग्रेस ने पिछले 11 महीने के कार्यकाल में जो वादे पूरे किए हैं उसकी फहरिस्त तैयार की जा रही है और पिछली भाजपा सरकार के समय जो घोटाले हुए थे उनका भी कच्चा चिट्ठा तैयार हो रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति हो, संबल योजना में गड़बड़ी हो या फिर किसानों का कर्ज माफ़ी, कांग्रेस किसी भी मामले में बीजेपी को छोड़ने की नहीं। यही कारण है कि विधायकों को उनके क्षेत्र की पूरी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है, ताकि सदन में पूरे आत्मविश्वास और आक्रामक तेवरों के साथ मजबूत विपक्ष की घेराबंदी की जा सके। तो इस मुद्दे पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया हैं, पहले हाथ आपको रूबरू कराते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता के सामने अपना वचन पत्र और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के घपले घोटालों के खिलाफ आरोप पत्र लेके गई थी। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पर विश्वास किया और मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली। हमने 11 महीने में अपने वचन पत्र में किए हुए 70% से ज़्यादा वायदे पूरे किए हैं। हम प्रदेश की जनता को अपने पूरे किए हुए वायदों का हिसाब देना चाहते हैं। सभी पैमानों पर प्रदेश की जनता के ऊपर कांग्रेस सरकार खरी उतरी है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के घपले घोटालों को भी प्रदेश की जनता के सामने लाना चाहते हैं। चाहे ई टेंडरिंग घोटाला हो, पौधारोपण घोटाला हो, संबल में 71 लाख से अधिक अपात्र लोगों को लाभ देने का मामला हो, व्यापम का मामला हो, सिंहस्थ घोटाला हो, सभी मामलों में कांग्रेस सरकार ने कार्रवाई की है। इसलिए 11 महीने की हमारी उपलब्धियां और भारतीय जनता पार्टी के जो घपले घोटाले सामने आए हैं उनको जल्द ही प्रदेश की जनता के सामने रखा जाएगा। वो रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं कि हमने 11 महीने में क्या किया, ये तो जनता बताएगी कि आपने 11 महीने में क्या किया। और कमलनाथ जी, आपके विधायकों के रिपोर्ट कार्ड बनाने से कुछ नहीं होगा। ये जनता रिपोर्ट कार्ड तैयार करके रखी है कि तुमने इतने 11 महीने के अंदर, हम लोग तो दिन भर क्षेत्र में रहते हैं, जनता ये पूछ रही है कि किसानों को मुआवजा आपने सर्वे तक नहीं कराया पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। आपने जहाँ पर जो फसल पैदा हुई है, फसल 70% फसल होती है वहाँ पर, और पूरी फसल बर्बाद हो गई, लेकिन आप लिखवा रहे हैं कि 30% से कम नुकसान हुआ है। ये रिपोर्ट कार्ड तो किसान, मध्य प्रदेश की आम जनता ने तैयार करके रख लिया है कि 11 महीने में आपने क्या किया। इसका जवाब तो जनता आपसे मांगेगी। भी सुना हमने, और कांग्रेस प्रवक्ता को भी जो ये कह रहे हैं कि 11 महीने का हिसाब जनता मांगेगी या जनता रिपोर्ट तैयार करेगी। और सही बात भी है, लोकतंत्र में चूंकि जनता के वोट से सरकारें चुनी जाती हैं तो निश्चित रूप से उनकी राय सबसे महत्वपूर्ण होती है। बहरहाल इस पर हम हमारे साथ सहयोगी पत्रकार जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे, उनकी राय भी जान लेते हैं। दुबे जी, दोनों को आपने सुना और जो स्थिति है कि पहले गोपाल भार्गव चिट्ठी लिखते हैं अपने विधायकों को, आपराधिक मामलों की जानकारी के साथ साथ बाकी जो जनता से जुड़े मामले हैं उनकी जानकारी मंगाते हैं। उसके बाद अब कांग्रेस उसी प्रकार का होमवर्क कर रही है। तो ये मान सकते हैं कि शीतकालीन सत्र भले 5 दिन का होगा, क्योंकि 5 बैठकें होना है, वैसे 7 दिन का है, लेकिन होगा हंगामेदार, मज़ेदार, चटकारेदार। बिल्कुल मनोज जी, सही कहा। जिस तरीके से प्रदेश में इस समय जरफरात मुद्दे हवा में तैर रहे हैं, जिन मुद्दों की चर्चा है उसमें ग्रीष्मकालीन सत्र जैसा लगेगा शीतकालीन सत्र, जहां गर्मा गर्म बहस होंगी। और एक तरह से प्रदेश में भी आप देखें तो राजनीतिक ध्रुवीकरण का दौर है। कुछ जो अनुमान शुरू में लगाए गए थे वो अनुमान अब नए सिरे से गढ़ने का दौर है। दोनों ही दलों में एक तरह से बढ़त बनाने का दौर है। तो मुझे लगता है कि सड़क पर तो मौके बहुत रहते हैं, बरस भर रहते हैं, लेकिन सदन के अंदर मौके कभी कभी आते हैं। और वो भी आजकल एक जो
ट्रेंड चल चुका है कि बहुत कम सीमित सत्ताधारी दल रखता है, जिससे कि वो सदन के अंदर जवाब देने से बचे और उसके बाद दूसरे दिन जो मीडिया में दिखाया जाता है तो सड़क पे भी अपनी बदनामी होने से बचे। तो मुझे लगता है कि अब सत्रों को सीमित करने का दौर है, तो दोनों ही दल की कोशिश रहती है। सत्ताधारी दल रहता है कि सीमित सत्र में हम अपनी उपलब्धियां बताएं और विरोधी दल की वो रहती है कि हम इनकी खामियां गिनाएं। यही कारण है कि शीतकालीन सत्र को लेकर दोनों दल बहुत तेज़ी से तैयारी कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव जहां जो विधायक है प्रहलाद लोधी जिनकी सदस्यता समाप्त हुई थी और उसको लेकर तैयारियां कर रहे हैं। कल उन्होंने दिन भर जैसे कि अपने अनुभवी नेताओं सीता सरण शर्मा, नरोत्तम मिश्रा, विश्वास सारंग के साथ दिन भर चर्चा की और कल वो राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं विधायकों के साथ। उनका ये आरोप है कि जब निचली अदालत जिला अदालत के फैसले को 24 घंटे के अंदर अमली जामा पहनाया गया और विधायक की सदस्यता समाप्त की गई, तब हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको 1 सप्ताह बाद भी क्यों नहीं उसको क्रियान्वित किया जा रहा, क्यों नहीं जो सजा पे स्टे दिया है और विधायक लोधी की सदस्यता क्यों नहीं बहाल की जा रही। तो इन सब मुद्दों पे तो रह गई। और एक और जो वर्तमान विधानसभा की स्थिति है जी, उसमें बिल्कुल बराबरी की स्थिति पे विधायकों की संख्या है। इस कारण भी ये खींचतान हमेशा मची रहेगी। इसके पहले हमने 15 वर्षों तक देखी, कभी 173, 165, 145, बिल्कुल 150 प्लस ही रहे जी, और कांग्रेस उतनी आक्रामक रही नहीं। तो एकदम स्मूथली जैसे इस गोल पोस्ट से गेंद ले जाओ उस पर गोल कराओ, कोई अटैक नहीं और ना खिलाड़ियों की तरफ देखना कौन क्या पोजीशन पे, बिल्कुल आराम से रहा। लेकिन अब पग पग पे अटैक है और 2-4 विधायक, एक विधायक का बयान थोड़ा सा आता है तो घबराहट शुरू हो जाती, ये विधायक कहीं पाला तो नहीं बदल। और दोनों तरफ से जिस तरह से भाजपा को बचाने की है और कांग्रेस को खींचने की, आप देखेंगे कि विधायक कितनी मुश्किलों से जनप्रतिनिधि बनता है। कई बार हमने देखा चुनाव याचिकाएं 5 साल कोर्ट में चलती हैं कि किसी के चुनाव को बिल्कुल तलवार लटकी होती है वो उसको चुनौती देने के लिए, लेकिन अदालत भी 5 साल में फैसला नहीं कर पाती। लेकिन आजकल जो सदन के अंदर विधायकों की सदस्यता निलंबित की जा रही, वो तो सरपंच से भी ज़्यादा खराब स्थिति हो गई। आप देखें राकेश सिंह चौधरी और पारोलकर की मिनटों में 2-4 बात हुई, वो सदस्यता समाप्त कर दी, बिल्कुल, और गलती महसूस हुई, बाद में वापसी करी गई। अब इसी पैटर्न पे प्रहलाद लोधी वाला मामला आ गया है कि सदस्यता तो 24 घंटे के अंदर समाप्त हो गई, लेकिन अब हाई कोर्ट का निर्णय है, हो सकता है बहाली हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड नहीं चलना चाहिए, चाहे विधायक। एक चीज़ और आपने भी कहा कि जो सत्र छोटे छोटे होते जा रहे हैं निश्चित रूप से, लेकिन जब बीजेपी सत्ता में थी तो यह आपत्ति कांग्रेस उठाती थी तो बीजेपी उसको नज़रअंदाज कर देती थी, और अब उसी रास्ते पे कांग्रेस जा रही है और उसी प्रकार की आपत्तियां बीजेपी जता रही है। इससे आपको नहीं लग रहा कि जो ब्यूरोक्रेसी उसका ज़्यादा मजे हो गए? क्योंकि जब सदन लंबे चलते थे, सवाल जवाबों की श्रृंखला लंबी होती थी, निर्देश देते थे विधानसभा अध्यक्ष या मंत्रियों को कार्रवाई करना पड़ती थी, जिससे अफसरों में एक प्रकार से भय रहता था, तो वो अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन करने की कोशिश करते थे। अब उनको पता है कि 5 दिन का सत्र है, ज़्यादा सवाल जवाब होना नहीं है, तो इसका जो नुकसान हो रहा है वो राजनीतिक दलों के साथ साथ आम जनता को भी हो रहा है। बिल्कुल मनोज जी, आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया है। हम लोग जब जिलों में पत्रकारिता करते थे तो विधानसभा सत्र की वो धमक होती थी कि जैसे ही सत्र की अवधि घोषित होती थी, कार्यालय में बाबू से लेकर कलेक्टर तक एक तरह से ऐसा रहता था कि अरे वो सत्र शुरू होने वाला है, मैं अभी जानकारी एकत्रित करना है, वहाँ देना है। और विधायक जब वहाँ किसी काम के लिए जाता था तुरंत करते थे कि ऐसा ना हो इस सदन में ये मामला उठा दें। तो एक वो धमक होती थी, विधायकों की भी बनती थी। लेकिन अब जो दौर चला गया, ये अभी की बात नहीं है। मैं आऊँगा दुबे जी आपके पास। हमारे पास बीजेपी से खातेगांव विधायक आशीष शर्मा जी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। जी जी जी। आशीष जी, जिस प्रकार से सदन 5 दिन का होना, 5 बेड के होना है, आपके समय में भी जब बीजेपी सत्ता में थी तो सदन की संख्या, दिनों की संख्या कम होती थी, सदन छोटी अवधि के होते थे, तब कांग्रेस आपत्ति उठाती थी तो आप नज़रअंदाज करते थे। अब वही स्थिति है, कांग्रेस छोटे सत्र रख रही है और आप लोग बढ़ाने की बात कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष। इसके साथ ही वो कौन से मुद्दे होंगे जो शीतकालीन सत्र में जिनको आप सरकार को घेरना चाहोगे? क्योंकि इस बार सरकार ने भी तैयारी पूरी कर रखी है, चाहे वो संबल योजनाओं का घोटाला हो, चाहे वृक्षारोपण वाले मामले हों, या इंदौर का पेंशन घोटाला। देखिए, ये बात सही है कि सदन का सत्र, जो आने वाला सत्र है, वो उसका स्वरूप छोटा रखा गया है जी। हम भी मांग करते हैं कि इसके बैठकों की संख्या बढ़ानी चाहिए, लेकिन आप देख रहे होंगे कि पूरे भारतवर्ष में केवल लोकसभा को छोड़कर अधिकांश विधानसभाओं में सत्र छोटे रखे जा रहे हैं।
जी तो ये अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन जहां तक बात है इस आने वाले सत्र में कांग्रेस को घेरने की, तो हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों के दम पर हम इस बार सदन के सत्र को चलाने की मांग करेंगे। सबसे बड़ा मामला तो किसानों का कर्ज माफी का ही है, जी। जिसमें धरातल पर कोई बड़ा काम नहीं हुआ है। जो सहकारी समितियां हैं वो दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई है, किसानों को खाद बीज नहीं मिल पा रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि जो खरीफ की फसल जिसका नुकसान हुआ है व्यापक पैमाने पर अतिवृष्टि के कारण पूरे मध्य प्रदेश में, उसका मुआवजा अभी तक किसान भाइयों को नहीं मिला है। लेकिन कांग्रेस तो कानून यही व्यवस्था कह की रही है, स्थिति चरमरा रही है। लेकिन कांग्रेस तो यही कह रही है ना शर्मा जी कि जो आपने जिस जिक्र किया कि अतिवृष्टि का मुआवजा केंद्र सरकार ने अभी तक एक पैसा भी राज्य सरकार को नहीं दिया है। आत्महत्या कर रहे हैं। ये कुछ मुद्दे होंगे जिनका हम इस बार सत्र में उठाएंगे पूरे जोर शोर से। जी, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि जो किसानों की आप बात कर रहे हैं अतिवृष्टि या मुआवजा नहीं मिला है, तो केंद्र सरकार ने तो इस मद में एक भी रुपया नहीं दिया अभी तक। देखिए, वो उस पर भी चर्चा होगी और उसका भी जवाब सरकार से हम मांगेंगे। केंद्र सरकार की ओर मुंह बाए देखना ये कहीं भी एक जिम्मेदार सरकार होने का परिचायक नहीं है। अपने हिस्से का पैसा तो मध्य प्रदेश को सत्कारिक फौरी तौर पर देना ही चाहिए था। केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया ऐसा आरोप जी, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। हम एक बार फिर कोशिश करेंगे। हम दुबे जी आपके पास फिर आना चाहूँगा मैं कि आशीष शर्मा को भी आपने सुना, किसानों की बात हो रही है, किसान कर्ज माफ़ी की बात हो रही है, लेकिन किसानों को जब मुआवजे की बात आ रही है तो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से ना मिल रहा है, ठीक है, राज्य सरकार को अपना हिस्सा देना चाहिए। और कांग्रेस कह रही है कि खजाना खाली है, वेट बढ़ा दिया गया है शराब पर, पेट्रोल डीजल पर, बावजूद उसके उतनी आमदनी नहीं हो पा रही जितना किसानों को आप मुआवजा दे पाओ। देखिए, ये बात सही है कि इस समय किसान बहुत कष्ट में है अतिवृष्टि के बाद और जिस तरह से बाढ़ से परेशान हुआ, लेकिन दोनों ही दल अपने अपने बचाव में लगे हैं। यदि दोनों दल मिल के पहल करें तो उनकी समस्याएं कुछ हल हो, लेकिन एक दूसरे पर दोषारोपण। इत्तेफाक ऐसा है कि केंद्र में भाजपा की सरकार और प्रदेश में कांग्रेस की, तो एंटी इनकम्बेंसी पनपती है सत्ता के प्रति। तो भाजपा चाहती है कि प्रदेश सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी पनपे और कांग्रेस चाह रही है केंद्र सरकार के खिलाफ। आपने जब घोषणा पत्र तैयार किया था तब थोड़ी ये शर्त थी कि खजाना खाली है या केंद्र देगा तब हम देंगे। आपको अपनी व्यवस्थाएं करने पड़ेंगी राज्य सरकार को, और केंद्र सरकार को भी दया भाव दिखाना चाहिए, क्योंकि लगातार उनके सांसद, यदि प्रदेश में भी 15 साल सरकार रही और अभी भी 28 सांसद यहाँ की जनता ने, किसानों ने, राज्यसभा के भी जोड़ ले तो आंकड़ा और कहीं बढ़ जाता है। जी, तो लगातार जब आपको यहाँ की जनता और मतदाता किसान समर्थन दे रहे हैं तो आप बजाय दल के कि किस दल की सरकार है, आपको उदार मन से, जैसा बिहार और कर्नाटक और राज्यों में दिए हैं, हाल ही में ममता बनर्जी वाला मामला बुलबुल तूफान जब आया पश्चिम बंगाल, जी, तो ऐसा उनको पैकेज देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब तक एक दूसरे पर ढालने की कोशिश रहेगी, दोषारोपण की प्रवृत्ति रहेगी, तब तक आदमी अपनी आत्मचिंतन कर नहीं पाता, वो अपनी गलतियां देख नहीं पाता, ना आत्म अवलोकन कर पाता कि उसके मैं आऊँगा दुबे जी। हमारे साथ आशीष शर्मा जी फिर से एक बार जुड़ चुके हैं। आशीष जी बहुत स्वागत है। जी। आशीष जी, कांग्रेस लगातार यही कह रही है कि केंद्र सरकार से पैसा नहीं मिल रहा है, और आपके समय भी जब कई बार ऐसे मौके आया कि शिवराज जी जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर धरने पर भी बैठ गए थे। तो आपको नहीं लगता कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राज्य सरकार किसी की भी हो, लेकिन जो केंद्र की सरकार है उनको सबको समान भाव से देखना चाहिए? समान भाव से देखती भी है। आज भी आपने पढ़ा होगा कि केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किसी विभाग के लगभग 230 करोड़ के आसपास का बजट रिलीज किया है। जी, केंद्र सरकार पक्षपात नहीं करती, लेकिन केंद्र सरकार ये देखती है कि पहले जो पैसा दिया गया उसका उपयोग ठीक से हुआ है कि नहीं। और जहां तक बात है मध्य प्रदेश को आपदा में राशि देने का, तो केंद्र सरकार राशि देगी ही, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है। इसमें किसी तरह का पक्षपात भी केंद्र सरकार नहीं करेगी। लेकिन हमारी मध्य प्रदेश सरकार को आगे आकर, अपने पास अन्य संसाधन है, उन संसाधनों से मध्य प्रदेश के किसानों के नुकसान की भरपाई करना चाहिए। केंद्र का पैसा अगर विलंब से भी मिलेगा तो वो समायोजित कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तो सरकार को अपने स्तर पर मध्य प्रदेश के किसानों के नुकसान की भरपाई करना चाहिए। जी, लेकिन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सांसद है आपके, तो एक भी सांसद ने ऐसी कोई आवाज दिल्ली में भी नहीं उठाई है कि मध्य प्रदेश के किसानों को राहत दी जाए? देखिए, निश्चित ही सांसदों ने भी बात की ही होगी। आप और मैं नहीं कह सकते कि उन सांसदों ने वहां बात नहीं की होगी। अपने अपने स्तर पर सभी ने नुकसान का आकलन केंद्रीय दल को भी दिया है। हमारे जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं उन्होंने भी मध्य प्रदेश के नुकसान का सर्वे किया है।
दौरा किया है और इसलिए जानकारी केंद्र सरकार को मध्य प्रदेश के सांसदों ने नहीं दी है, ऐसा मैं नहीं मानता। जानकारी उन्होंने भी अपने स्तर पर दी है, लेकिन पैसा राज्य सरकार की रिपोर्ट के आधार पर ही दिया जाएगा। वो रिपोर्ट कब पहुंची है और उस रिपोर्ट में किसी प्रकार की खामी तो नहीं है, ये सब देखने के बाद केंद्र सरकार निश्चित पैसा देगी। चलिए, हम भी यही उम्मीद करेंगे कि जनता को लाभ मिले और केंद्र सरकार जल्दी पैसा दे। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आशीष जी। तो दुबे जी, जो बात शर्मा जी फिर से कह रहे हैं कि सरकारों को अपने स्तर पे करना चाहिए, केंद्र देगा जब देगा, लेकिन ये स्थिति जब बाकी राज्यों से हम तुलना करते हैं तो जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं उनको जल्दी राहत मिल जाती है। अपेक्षाकृत बिहार की अगर हम बात करें या बाकी राज्यों की, जहाँ पे इतने इस बार अतिवृष्टि नहीं हुई है, जहाँ पे इतना नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश की हम बात करें तो लगभग 40 जिले इससे सर्वाधिक प्रभावित हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि 10,000 किलोमीटर के लगभग सड़कें उखड़ चुकी हैं, बावजूद उसके कि बीजेपी के नेता घूम फिर कर किसान कर्ज माफ़ी की बात कर रहे हैं या ये कह रहे हैं कि किसानों को राहत नहीं मिली। लेकिन केंद्र से राहत मांगनी चाहिए, इसके लिए सबको मिलजुल के काम करना चाहिए, इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। बिल्कुल, जैसा कि किसान के लिए चुनाव के समय याद किया जाता है तो बातें सब कर रहे हैं, लेकिन ठोस प्रयास अभी तक नहीं हो रहे हैं। और ये भूल जाते हैं कि किसान भाग्य विधाता ही नहीं, प्रदेश में सरकार निर्माता भी है। आप देखेंगे बीजेपी की 15 साल की सरकार के पैर उखड़ने उसी दिन शुरू हो गए थे जब मंदसौर में गोली चालन हुआ था और टीकमगढ़ में किसानों को थाने में नंगा करके बिठाया गया था। तो किसान की यदि दर्द नहीं सुनेंगे और किसान की समस्याओं का निराकरण नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दल प्रदेश में टिक पाएगा। अब यदि केवल बातें ही करते रहे तो उससे तो कोई फ़ायदा होना नहीं है। इस समय ज़रूरत है कि राज्य सरकार ने जैसा चुनाव में वादा किया था वो किसान के कर्ज माफ़ी करे और ज़रूरी इतने खर्चे हैं उनमें कटौती करे, लेकिन प्राथमिकता पे किसान को ले। और बिल्कुल, आप मैं आऊँगा दुबे जी आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी धनोपिया जी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। धनोपिया जी, बहुत स्वागत है नादी टीवी पर। हाँ जी, नमस्कार। धनोपिया जी, शीतकालीन सत्र हालांकि 1 महीना, लेकिन तैयारियां गोपाल भार्गव ने अपने विधायकों को कह दिया है कि जनता से जुड़े मामलों की जानकारी जुटाएं ताकि कांग्रेस को घेरने का मौका मिले सदन में। आपकी ओर से क्या तैयारियां की गई हैं कि इस बार क्योंकि बराबरी का मुकाबला होना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास तो कुछ है ही नहीं। मुद्दे क्या है उनके पास? हमारे पास तो जो सरकार की योजनाएं हैं वो क्रियान्वयन है, किसानों की समस्याएं के बारे में है, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए है, नया इंडस्ट्रियल सेटअप खड़ा करने का है, सारे काम है। इन सब चीजों पर, योजनाओं पर काम होगा, बिजली की उपलब्धता पर काम होगा। भारतीय जनता पार्टी को तो उसको मुद्दे इकट्ठे करने के लिए वो पूछना पड़ रहा है। उनको तो मालूम ही नहीं है क्या मुद्दे हैं, क्योंकि कोई मुद्दे ऐसे बचे ही नहीं है जिस पर वो चर्चा कर सके। इसलिए मैं मानकर चलता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की अपनी तैयारी है। हम जनता के हितों के लिए जो काम करने वाले हैं, जो उनकी सुविधाओं के लिए नियम बनाने की प्रक्रिया है या उसको सुविधा देने की बात है, उस पर काम करेंगे। लेकिन बड़ा आरोप उनका यही है कि 10 दिन में किसान कर्ज माफी की बात थी, 11 महीने होने को है, किसानों का कर्जा पूरा माफ नहीं हुआ है। और अतिवृष्टि जो हुई है मध्य प्रदेश में, उसमें किसानों का अभी तक सर्वे भी नहीं हुआ, तो मुआवजा कब मिलेगा? अतिवृष्टि पे तो बोलने का अधिकार विपक्ष को नहीं है जी। केंद्र सरकार के 2 बार दल आए, सर्वे किया, 2 बार मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री से मिलकर आए। आज तक 5 पैसे उन्होंने यहाँ पर नहीं दिए। तो किसानों के लिए, गरीबों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए केंद्र द्वारा कुछ नहीं किया गया, जबकि 28 सांसद इनके हैं, 5-6 मंत्री इनके हैं। इनको तो उस पर बोलने का अधिकार है ही नहीं। बाढ़ पीड़ितों के मामले में तो मैं समझता हूँ कि घड़ियाली वासी ना बहाएं, ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन हमारी भी बीजेपी से बात हुई, उनका कहना था कि जब केंद्र से राहत मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन राज्य सरकार को तो अपनी तरफ से राहत दे देना चाहिए, फिर जब केंद्र से पैसा आएगा तब देखा जाएगा। खाली खजाना छोड़ के गए हैं, सरकार बिल्कुल दिवालिया करके छोड़ के गए ये लोग। तो शर्म आना चाहिए। इसके बाद भी तो कमलनाथ जी ने अपनी कार्य कुशलता से अच्छी योजनाओं को क्रियान्वयन करके प्रदेश में इंडस्ट्री को सेटअप करने का प्रयास किया, किसानों के ऋण माफ किए, युवाओं को रोजगार देने की बात की, कन्याओं की राशि शादी विवाह की बढ़ाई गई है और गरीबों को पेंशन बढ़ाई गई है। सारे काम कमलनाथ जी ने करे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि अपने पास से कर रहे हैं, तो सारा खजाना खाली छोड़ गए, आप लोग कहाँ से कर रहे हैं? इसके बाद भी 287 करोड़ रुपए की राहत आदरणीय कमलनाथ जी ने किसानों को दी है। ऋण माफी के बाद भी किसानों की जो बाढ़ पीड़ितों को सहायता करने के लिए की है। सड़कों की हालत खस्ता खराब है, उनको ठीक करने का काम किया जा रहा है। सरकार अपने सारी योजनाओं के काम कर रही है, जन योजनाओं का काम कर रही है। लेकिन केंद्र द्वारा जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, भगवान करे कभी भी ऐसी घटना कहीं नहीं होनी चाहिए जो इस समय केंद्र के लोग भारतीय जनता पार्टी के कारण मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। वो जनता साथ धोखा कर रहा है। चलिए, निश्चित रूप से जनता सब देख रही है। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया धनोपिया जी। तो दुबे जी, आपने धनोपिया जी को भी सुना और फौरी तौर पे वो सारी बातें जो कि एक सत्तारूढ़ पार्टी के नेता को करना चाहिए वो हो रही है।
कि एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि 17,000 करोड़ रुपए की मुआवजे की बात की जा रही केंद्र से, लेकिन वो बता रहे हैं कि 300 करोड़ के आसपास किसानों को राहत दी गई है। तो ये तो ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं है, लेकिन एक प्रयास के रूप में देख सकते हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए तो पिछले आपको लग रहा है कि कुछ दिनों में उल्लेखनीय सुधार हुआ, और ख़ास तौर से सरकार ने जो राम जन्मभूमि का मामले में जो डिसीजन आया और उसके बाद मध्य प्रदेश में पुलिस ने जिस प्रकार से हैंडल किया, तो एक जो बड़ा इशू जो हमेशा होता है मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर कि सरकार में कोई भी हो या विपक्ष में कोई भी हो, एक दूसरे पर हमलावर रुख रहता है। इस बार स्थिति आपको लगता है कुछ बदली हुई नजर आएगी इस मुद्दे पर सदन में? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, या तो और मुद्दे ज़्यादा हावी हैं या कानून व्यवस्था की स्थिति पे अभी कोई ज़्यादा आक्रोश दिखाई नहीं दे रहा है। और इस समय तो शासन और प्रशासन की वाहवाही इस मुद्दे पे है कि राम जन्मभूमि का जब फैसला आया तो पूरे प्रदेश में शांति से सब कुछ निपट गया। हालांकि पूरे देश में ही ऐसा हुआ और मध्य प्रदेश से ज़्यादा संवेदनशील राज्य उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस मुद्दे पर भी अब जनता बिल्कुल मन बना चुकी थी। और एक ये था कि ये निर्णय हो जाए, क्योंकि बरसों से एक ही मुद्दे पर बात करते रहना, और ज़रूरी मुद्दे हैं देश में, बेरोजगारी है, किसानों की समस्या है, महंगाई है, महिला सुरक्षा है, इन पर भी बातें हों। कब तक इन मुद्दों पे बात होती रही? तो एक जनमानस भी अब धीरे धीरे बहुत जागरूक हो रहा है। नई पीढ़ी जो आई है उसको व्यवहारिक मुद्दों पे बात करने की चिंता है, उसको इन धार्मिक या जातिवाद के मुद्दों पे अब रुचि नहीं है, क्योंकि अब बिल्कुल पढ़ी लिखी और बिल्कुल स्पष्ट सोच वाली पीढ़ी है, वो छल कपट पाखंड में विश्वास नहीं रखती है। तो मुझे लगता है कि अब दलों को लेकिन ज़रूर सोचना पड़ेगा कि उन्हें अब काम के मुद्दों पर ही फोकस करना पड़ेगा। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि सारे दल, अगर बात करें हम पिछले 11 महीनों की या उसके पहले भी जब किसान आंदोलन हुए, गोली कांड हुए, कि सारे दल किसानों की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो युवा है, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो सिर्फ प्राथमिकता में कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। रोजगार की बात होती है तो बात आती है कि केंद्र के मंत्री कहते हैं कि पिक्चर 200-200 करोड़ का कारोबार कर रही है, कोई मंदी नहीं है। मध्य प्रदेश में बात करें तो कहते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर मीट आ रही है, 1 लाख करोड़ का MOU हो जाएगा, दुबई में सब करेंगे। तो आपको लगता है ये जो चीज़ें हैं कि कोई भी एक कारखाना, कोई सेटअप लगना, वो एक दिन का काम तो है नहीं, वो लगेगा जब लगेगा, साल 2 साल 6 महीने में लगेगा, लेकिन तब तक युवाओं की रोजगार के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, इस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। मनोज जी, जो लोग ऐसे तर्क देते हैं वो सब आप जानते हो कितने संपन्न लोग हैं, कितने सुविधाजनक लोग हैं, कितने सत्ता से पावरफुल लोग हैं। लेकिन आम और मध्यम वर्गीय आदमी से पूछो, जिसका बच्चा उसने खेती गिरवी रख के बैंक से लोन लेके मुंबई, पुणे, कलकत्ता, दिल्ली जहाँ पढ़ाई की है और उसके बाद उसको जॉब नहीं मिल रहा है या जॉब छूट रहे हैं, तो उससे पूछो कि जब वो लड़का जिसने खुद ने भी सपने संजोए थे, माँ बाप ने संजोए थे, और जब वो घर आके उदासी में बैठा रहता है तो उस परिवार से पूछो कि रोजगार की क्या स्थिति है। कैसे आजकल का युवा या तो नशे में जा रहा है या अवसाद में जा रहा है। तो सरकारों को जान भी जोखिम में डाल लेता है या जान गंवा बैठता है। अरे कितनी सुसाइड कर रहे हैं बच्चे आजकल, ये बहुत चिंताजनक विषय है, क्योंकि दुनिया में इस समय सबसे युवा देश भारत है और भारत का भविष्य ही युवा है। यदि उसको कमज़ोर करोगे तो कैसे देश मजबूत होगा। उन पर बहुत फोकस जरूर है। वो काम चाहता है, बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे आजकल के। आप और हम के ज़माने में तो 5वीं से शुरू होते थे, आजकल तो KG से वो बच्चा होश खेलने के दिनों में से पढ़ाई शुरू कर देता है। और आप देखेंगे कि कट ऑफ कितना, 99। आउटडोर गेम तो वो भूल ही गया कि होता क्या है। बिल्कुल, इतना उस पर प्रेशर रहता है अपेक्षाओं का, परिवार की, माँ बाप की, कि वो 99% पे कट ऑफ जा रहे हैं कई जगह। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सही कितना मेहनत कर रहा है बच्चा, और उसके बाद भी जब उसको रोज़गार ना मिले, नौकरी ना मिले, तो कितनी निराशा होती है स्वयं उसको भी और परिवार को भी। तो इसको नेताओं को, अधिकारियों को स्वयं के बारे में सोचना चाहिए कि यदि मेरे बच्चे के ऐसी स्थिति होती तो क्या होता। इतनी सारी, बिल्कुल बड़ी बात यही है कि नेताओं, अधिकारियों को सोचना चाहिए कि अगर उस युवा की जगह उनका अपना बेटा होता तो क्या होता, और जो अपेक्षाओं का बोझ है वो क्या होता है। बहरहाल हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत धन्यवाद दुबे जी। तो निश्चित रूप से सत्र शुरू जब होगा शीतकालीन, हंगामेदार होगा। सारे योद्धा, चाहे विपक्ष के हों चाहे पक्ष पे, उनके तर्कस में कई सारे तीर होंगे, लेकिन ये तीर एक दूसरे पर चलें अच्छी बात है, लेकिन नुकसान किसी का ना हो, जनता का भला हो। क्योंकि जनता ने बड़ी उम्मीदों से जब वोट करती है सरकारों को, तो इस आशा में करती है कि शायद हमारे बेहतर भविष्य के लिए कुछ बदलाव करेंगे, हमारा भविष्य उज्जवल करेंगे, युवाओं को नौकरी मिलेगी, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। और जब उम्मीदें टूटती हैं तो उसका जो पहाड़ होता है वो बड़ा खतरनाक होता है,
मिड डे मुद्दा में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।